नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर माताओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ रखा निर्जल उपवास। शहर के गणेश मंदिरों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। ज्ञानवापी मामले में कंडोलेंस के चलते नहीं हुई सुनवाई। काशी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी तय करने वाला गंगा विलास क्रूज पहुंचा वाराणसी। और प्रतिबंधित चाइनीज मंजे की बिक्री पर रोक की मांग को लेकर सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। संकष्टी गणेश चतुर्थी पर माताओं ने पुत्र की दीर्घायु के साथ निर्जल उपवास रखा। वहीं शहर के गणेश मंदिरों में बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन पूजन किया। माघ मास की संकष्टी चौथ पर धर्मनगरी काशी के मंदिरों में आस्थावानों की काफी भीड़ दिखी। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। माघ मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इस बार की संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ने की वजह से और खास हो गई है। मंगलवार को होने की वजह से इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करते हुए गणेश जी की पूजा करती हैं और संकष्टी चौथ का व्रत करती हैं। इस दिन माता निर्जला व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ संकटों का हरण करने वाली चतुर्थी होता है। इस व्रत को करने से गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे सभी संकट दूर करते हैं और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद देते हैं। ये भी मान्यता है कि इसी दिन पौराणिक काल में भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर उनके संकट को दूर किया था। तब से इस दिन को संकष्टी चतुर्थी के रूप में पूजा जाने लगा। इस व्रत में भी भगवान गणेश की पूजा के साथ उपवास रखा जाता है और कथा सुनी जाती है। वहीं लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। भीषण ठंड और गलन भी लोगों की आस्था को नहीं दिखा सकी और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें भोर से ही लगी रहीं। भक्तों ने प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को प्रिय लड्डू, मोदक, दूर्वा, फल फूल इत्यादि अर्पित कर पुत्र की दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर प्रभु गणेश की अलौकिक झांकी सजाई गई। वहीं मंदिर परिक्षेत्र में काफी संख्या में माला फूल, फलाहार की दुकानें सजी रहीं, जहां लोगों की खूब भीड़ दिखी। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मैदागिन से रास्ता प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी प्रकार कबीर चौरा से मंदिर तक वाहनों को रोका गया, जिससे दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो। भारी महिला व पुरुष पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला और क्रमबद्ध तरीके से श्रद्धालुओं को दर्शन कराया। ये चौथ होता है, बड़का चौथ है। याद बाबा का बड़का चौथ मनाया जाता है। इसमें संतान उत्पत्ति होती है। जिसको संतान नहीं होता, गणेश जी महाराज के कृपा से उसको संतान की प्राप्ति होती है। किस तरह की महिलाएं महिलाएं तो सुहाग के लिए सिंदूर है, दूर्वा है, 5 पहल है। इसमें पहाड़ चढ़ता है। जब गणेश जी की कृपा हो जाती है तो लोग पहाड़ चढ़ाते हैं। तिल का पहाड़ वो अर्पण किया जाता है। तो इस समय से व्रत इनका आज सुबह से रहेगा? हाँ, रात में चंद्रमा के समय चंद्रमा का दर्शन करके ही व्रत तोड़ेंगे होते। किस तरह की परंपरा है आज ये जो चल रहा है? आज संकष्टी गणेश चतुर्थी है, जो माघ महीने में अंधेरिया पाक में पड़ता है। आज चतुर्थी के दिन महिलाएं सुबह से व्रत पूजन करके बाबा बड़ा गणेश का दर्शन करती हैं। ये दर्शन अनवरत रात 12 बजे तक चलता है। रात को चंद्रोदय के समय महिला इस व्रत का उद्यापन करती हैं। ये व्रत अपने पति के लंबी आयु और पुत्र प्राप्ति के कामना के लिए किया जाता है। ये लोहटिया में स्थित बड़ा गणेश मंदिर, जहां लाखों की संख्या में महिलाएं और पुरुष सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दर्शन पूजन करके श्री बड़ा गणेश जी का यही आवाहन करते हैं कि हे भगवान, हमारे घर में सुख समृद्धि
आदि वैभव सब संपन्न हो और अपने पुत्र और पति के कामना के लिए ये व्रत करती है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर से सिक्योरिटी गार्ड भी आए हुए हैं, कोतवाली पुलिस प्रशासन भी यहाँ लगी है। हम लोग भी अपना चारों तरफ चाक चौबंद निगाह रखे हैं, किसी को कोई असुविधा परेशानी न हो। मंदिर में लाइन से लोग दर्शन करके अपने घर को जाएं। क्या मांग लेकर के आई है? देखिए, आज बड़े गणेश का दर्शन पूजा हो रहा है और ये औरतें व्रत रखती हैं आज गणेश चौथ का। और ये परिवार के सुख समृद्धि के लिए होता है, पति के सुख समृद्धि के लिए होता है। खासकर लोग औरतें रहती हैं अपने पुत्र के शुभकामना के लिए, लेकिन मेरी पुत्री है तो मैं अपनी पुत्री के लिए व्रत रहती हूँ। तो भगवान सबके बच्चे, सबके संतान की रक्षा करे और बस यही कामना है। कैसे करती है इस व्रत को आप लोग? इस व्रत को हम लोग निराजल रहते हैं। शाम को गणेश भगवान का पूजा करके, चंद्रमा का अर्घ दे करके फिर हम लोग फिर उनकी पूजा करके, चंद्र पूजा करके फिर पानी पीते हैं। ये बहुत पावन व्रत है। ये हम अपने लड़के के लिए रखते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए रखते हैं, समृद्धि के लिए रखते हैं कि मेरा घर गणेश जी धन धान्य से पूर्ण रखें। और हम लोग शाम को इसकी पूजा करते हैं विधिवत, गणेश जी को चकले पे बैठा के और भोग लगाते हैं सब चीज़, और रात में चंद्र का दर्शन करके तब हम लोग इस व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो इस समय क्या बाबा को चाहती है, कैसे करती है? इस समय फूल, माला, लड्डू ये सब का भोग लगता है। तो काफी तिल मंदिर में कोई आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ तो सभी मंदिर में रहती है, हर एक त्यौहार पे रहती है। आदमी बस ये है कि शांति से दर्शन करे तो सबको दर्शन मिल जाता है। भीड़ भाड़ धक्का मुक्की करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, उसका पुण्य तो मिलता नहीं है। तो इसीलिए आप अच्छे से और बहुत शांति से व्रत को करिए और पूजा करिए, मनोकामना सबकी पूरी करते हैं भगवान। इसी कड़ी में सोनारपुरा स्थित चिंतामणि गणेश मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान गणेश का दर्शन पूजन किया और प्रभु को विशेष रूप से तिल के लड्डू, मोदक, फल फूल, मिष्ठान, दुर्वा इत्यादि का भोग अर्पित किया। इस दौरान सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के महंत चल्ला सुब्बाराव शास्त्री ने बताया कि संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ भगवान गणेश का पूजन अर्चन करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। आज माघ मास का कृष्ण पक्ष के अंगारकी चतुर्थी, मंगलवार को चतुर्थी पड़ी है। इससे बड़ा तिथि वो हो ही नहीं सकता। माघ मास कृष्ण पक्ष अंगारकी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी माने जो भी कष्ट है भगवान के यहाँ, जो भी अगर अर्जी दिया जाता है उसका कष्ट निवारण होता है। आज के दिन जो भी माताएं, बहनें, सब कोई है निराजल व्रत रहती है। काशी जो है क्षेत्र है तपस्या का, तपस्या करती है। निराजल माने तपस्या करके गणेश जी को खुश करके सब अपने अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये चिंतामणि गणेश इनका नाम है। काशी में 3 खंड में काशी विभक्त है, केदार खंड, विश्वेश्वर खंड, ओंकार खंड। केदार खंड में चिंतामणि गणेश इनको नाम से जाने जाते हैं। केदार खंड में इनका नाम चिंतामणि गणेश और काशी खंड में इनका नाम लंबोदर विनायक। इनका दर्शन करके केदार जी का दर्शन होता है। उसी तरह दुंडी विनायक का दर्शन करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन होता है। उसी तरह ओंकारेश्वर में बड़ा गणेश है लोटिया, उनका दर्शन करके जो है लोटिया में गणेश जी का दर्शन करते हैं। आज यहाँ पे जो भी औरतें हैं, जो भी आदमी मनुष्य है, आज के दिन जो भी गणेश जी का मनोकामना करके कोई भी काम करता है वो उसका कार्य सफल होता है। ये गणेश जी सब परिवार हैं। शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, अष्टभुजा, दक्षिण मुख, त्रिनेत्र, एकदंत, इतना विशेषता वाले गणेश जी कहीं है नहीं। इनके यहाँ जो भी अर्जी लगता है, जैसे आज कोई अर्जी लगाता है, एक नारियल लेके 5 फेरी लगा के पटक के जाता है, कहता मेरा एक काम हो जाएगा तो मैं लड्डू का पूजा करूँगा। गणेश जी को 3 चीज़ बहुत प्रिय है। यो लाजेति सैशोवान भवति, जो गणेश जी को लावा चढ़ाएगा, गणेश सहस्रनाम है, गकार सहस्रनाम है, गणेश्वरान्मम गणाध्यक्षान्म करके 1008 नाम है। उसमें लावा जो चढ़ाता है उसको यश नाम, कीर्ति, विद्या प्राप्त होता है। यो दूरवान कुरेति सवै, जो दूब चढ़ाता है आज के दिन वो धनवान होगा, राहु की बाधा पूर्ण होती है। आज के दिन तिल का लड्डू चढ़ता है, क्योंकि हम लोग का जो आ रहा है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के पहले धान का कटाई होता है और तिल से लड्डू बनता है। गणेश जी को तिल का लड्डू बहुत प्रिय है। जो भी आदमी तिल का लड्डू गणेश जी को चढ़ाता है इसको आज के तिलकुट कहा जाता है।
आज के तिल का लड्डू चढ़ाता है तो उसके मनोवांछित फल पूर्ण होते हैं। आज गणेश जी का जो भी मनोकामना करके पूजा करता है उसको पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज रात 8:22 पर चंद्रोदय है। चंद्रोदय में चंद्रमा का दर्शन करते हैं। चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो उन लोग को पूरा जो है फल प्राप्त होता है। ज्ञानवापी मामले में कंडोलेंस के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के वजू स्थल के पास गंदगी करने और शिवलिंग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा बयानबाजी कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज एक वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हो जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। पिछले दिनों चौक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट विवरण कोर्ट में दाखिल कर दिया है। रिपोर्ट में लिखा है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चौक थाने में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है। चौक पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडे की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अदालत द्वारा मांगे जाने पर विवरण दिया है। अब 13 जनवरी को इस मामले में कोर्ट में 156(3) के तहत फाइल पेश की जाएगी और वादी अधिवक्ता हरिशंकर पांडे की तरफ से अखिलेश ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अपनी दलीलें रखी जाएंगी। अखिलेश ओवैसी के भड़काऊ बयानबाजी मामले में आज सुनवाई थी, क्या हुआ सुनवाई के दौरान? जी, आज अखिलेश ओवैसी में हमारे तरफ से जो दाखिल किया था 156(3), आज उसकी डेट से सुनवाई वास्ते और फाइल आई भी थी और थाने की रिपोर्ट आ चुकी है। थाने पहले इनकम्प्लीट रिपोर्ट आई थी 22 दिसंबर को, तो इस इनकम्प्लीट रिपोर्ट के लिए 7 तारीख के लिए उन्होंने पूरा कंप्लीट रिपोर्ट मंगाया। रिपोर्ट आ चुकी है। उस रिपोर्ट के हिसाब से ये हुआ था कि संबंधित थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये जो पढ़ने वाले बाबा विश्वनाथ जी का स्वयंभू शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, इसके जब प्रकट हुआ मई में, तो इस पर अखिलेश जी ने तो अलग ही बयान दिया था। उन्होंने कहा कहीं झंडा लगा दो, कहीं पत्थर लगा दो, मंदिर बन जाता है। वह ओवैसी बंधुओं ने ये पहली बार टीवी पे कहा कि वो फुहारा है, और फुहारा के नाम पे उन्होंने हमारे शिवलिंग को बाबा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बाबा विश्वनाथ जी को जो आदि ज्योतिर्लिंग है उसको उन्होंने कह करके हमारे हिंदू सनातन धर्मी हिंदू भावनाओं को एक साथ उपहास किया। हेट स्पीचिंग का मामला बना, जिसके तहत हम जो है 19 मई को एक एप्लीकेशन दाखिल दिए थे चौक थाने में। नहीं होने में 23 मई को 2022 को उसके ऊपर सुनवाई हुई, 156(3) दाखिल हुआ। मुकदमा मेंटेनेबल है कि नहीं है, इस पर बहुत दिन तक बहस होती रही। फिर मुकदमा को मेंटेनेबल माना कोर्ट ने, मानने बाद रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट अपूर्ण आई, तो रिपोर्ट अपूर्ण आ चुकी है। चूँकि दुर्भाग्य से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता का डेथ होने के नाते कॉन्डोलेंस हो गया था, दोनों बार के द्वारा प्रस्तावित पास था, इसलिए आज कॉन्डोलेंस नाते सुनवाई आगे स्थगित कर दी गई। 13 जनवरी 2023 की दिन मुकर्रर की गई है इसमें सुनवाई करने की। क्या होगा 13 तारीख को 156(3) पर जो सुनवाई होती है उसके तहत कोर्ट में फाइल पेश की जाएगी। कोर्ट हमारी दलील सुनेगी, रिपोर्ट को आख्या करेगी और उस पर जो है कोर्ट जो है 156(3) की जो व्यवस्था है कि कोई भी काउंटेनेबल ऑफेंस होने के बाद अगर 154 में मुकदमा दर्ज नहीं होता है, संबंधित थाना मुकदमा दर्ज नहीं करता, तो 156(3) में मुकदमा दर्ज होने का आदेश बराबर होता आया है, वही सुनवाई होगी, वही होगा। काशी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी तय करने वाला गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंचा। काशी से डिब्रूगढ़ तक 3200 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंचा। गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को हरी झंडी दिखाकर काशी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। इस दौरान गंगा विलास क्रूज 27 नदियों के अपवास क्षेत्र और 15 दिनों तक बांग्लादेशी सीमा में रहने के बाद 52वें दिन असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। स्वदेशी निर्मित क्रूज में स्पा, मेडिटेशन सेंटर, ओपन रेस्टोरेंट जैसी सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। एडवेंचर के शौकीन लोगों को 52 दिन के इस पैकेज के लिए लगभग एक आदमी का 13 लाख रुपए का किराया भी देना होगा। वहीं रविदास घाट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह पहुंचे। उन्होंने बताया कि आगामी 13 जनवरी को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर क्रूज को रवाना करेंगे, जिसमें काफी संख्या में विदेशी और भारतीय नागरिक होंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट, टूरिस्ट पुलिस, जल पुलिस के माध्यम से एक बेहतर माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाराणसी में विश्वनाथ कॉरिडोर की स्थापना के बाद पर्यटक काफी संख्या में बनारस आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा पर्यटकों को
फ्रेंडली माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए पर्यटक पुलिस को सादे सूट में रखा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटक काशी आए, काशी तैयार है और उनका स्वागत है। सर, यहाँ पर घाटों पर किस तरह का निरीक्षण हो रहा है? देखिए, एक क्रूज़ 13 तारीख को यहाँ से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा, जिसमें विदेश के काफ़ी नागरिक हैं जो जाएंगे। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाराणसी कमिश्नरेट की पर्यटन पुलिस के द्वारा, फ्लड कंपनी के द्वारा और जल पुलिस के माध्यम से एक बेहतर माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो भी पर्यटक आ रहे हैं उन्हें एहसास हो और काशी से एक मधुर स्मृतियों के साथ वापस आएँ। सर, बात करें बीते कुछ दिनों में टूरिज़्म का मतलब लोगों की संख्या बहुत तादाद में बढ़ी है, तो इसको देखते हुए कैसे सर इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, ट्रैफिक भी थोड़ा सा एक इशू है सर। देखिए, बनारस में काशी कॉरिडोर की स्थापना के बाद से बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक श्रद्धालु यहाँ आने लगे हैं और उनको एक सम्मानजनक तरीके का व्यवहार प्रदान कराना, सुरक्षा महसूस कराना और उनके पर्यटन में कोई बाधा न आए, किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए बनारस कमिश्नरेट की पुलिस कटिबद्ध है और उसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी एक कुछ ऑफिसर थे जिनको हाथों पर कोई प्रतीकात्मक चिन्ह बांधा गया था, सर उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, वो हमारे पर्यटन पुलिस के पर्यटन थाने के सिपाही सब इंस्पेक्टर और एसओ हैं और उनको एक अलग वेशभूषा में, ताकि एक फ्रेंडली ट्रीटमेंट जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको हो। पुलिस के ड्रेस से कई बार जो बाहर के पर्यटक होते हैं और लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा भय सा महसूस होता है, संकोच रहता है। उस संकोच को ख़त्म करने के लिए आम आदमी की वेशभूषा में और बहुत ही एक प्रिस्क्राइब तरीके से हमने पर्यटन पुलिस के लोगों को प्रस्तुत किया है। सर, चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं चैनल के माध्यम से समस्त लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि काशी तैयार है, आएँ और अपनी धार्मिक आस्था का, अपने जीवन के आनंद का अनुभव प्राप्त करें। प्रतिबंधित चाइनीज मंजे की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। नित्य प्रतिदिन प्रतिबंधित जानलेवा चाइनीज मंजे से बढ़ते जा रहे बुरी तरह से घायलों की संख्या को देखते हुए इस पर कड़ाई से रोक लगाने की मांग को लेकर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, संरक्षक विजय कपूर, उपाध्यक्ष अनिल केसरी के नेतृत्व में संस्था के सदस्यों ने हाथों में पतंग और बैनर लेकर मैदागिन चौराहे पर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि जब से बाजार में चाइनीज मंजे ने कदम रखा है तब से ये आदमी तो आदमी, पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा और घातक सिद्ध हो रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए साल के 12 महीने इसके खिलाफ प्रशासन को व्यापक मुहिम चलाना होगा, तभी जाकर इसको बेचने वाले और खरीदने वाले के अंदर भय का माहौल व्याप्त होगा, जिसके कारण इसके खरीद फरोख्त पर विराम लगने की संभावना बनेगी। शहर की वास्तविक स्थिति को देखा जाए तो पतंग उड़ाने वालों को चाइनीज मंजा आसानी से मिल जा रहा है। कई दुकानें ऐसी हैं जहां पर चोरी छिपे चाइनीज मंजे को बेचा जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुमित सर्राफ, संजय जायसवाल, पारसनाथ केशरी, डॉक्टर मनोज यादव सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। जिस प्रकार से चाइनीज मंझा ने विगत कई वर्षों से वाराणसी में के साथ पूरे देश में अपना कब्जा जमा लिया है और इसको पतंग उड़ाने वाले बच्चे शौक से इसका प्रयोग कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और इसके दुष्परिणाम स्वरूप लोगों का गला कट रहा है, लोगों का जान जा रहा है। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी इससे घायल हो रहे हैं। उसको देखते हुए हम आज सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन चौराहे पर इसके बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं। ज्ञात हो कि विगत पिछले दिनों सर्किट हाउस निवासी शेष नारायण दुबे का इसका बुरी तरह से गला कट गया था और मड़वाडी निवासी दवा व्यवसायी का राजघाट पुल पर जो है शैलेंद्र शुक्ला का जो है गला कट चुका है। तो हमारा ये प्रशासन से मांग है कि तत्काल इस पर जो है साल के 12 महीने कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। विद्या
Vidyalaya Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalaya affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams. Well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अन्याय प्रतिकार यात्रा मामले में पंकज कुमार सिंह डब्ल्यू, असद दास व अमर बोस को अंतरिम जमानत मिली। MPMLA कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने सोमवार को अन्याय प्रतिकार यात्रा के दौरान बवाल मामले में आरोपी पंकज कुमार सिंह डब्ल्यू, असद दास व अमर बोस को अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही जमानत अर्जी पर मंगलवार से नियमित सुनवाई का आदेश दिया। इसके पहले सतवा बाबा और महंत बालक दास ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने पंकज कुमार सिंह डब्ल्यू, असद दास व अमर बोस को 21-21 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र देने पर अंतरिम जमानत दी। गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन करने पर अड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, सतवा बाबा और महंत बालक दास ने 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउन हॉल मैदान से प्रतिकार यात्रा निकाली थी। यात्रा के दौरान गुदौलिया चौराहे पर बवाल हुआ था, आगजनी की गई थी, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था। साथ ही मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने सतवा बाबा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व महंत बालक दास समेत कई लोगों को जिम्मेदार ठहराया। सुनवाई के दौरान ही अविमुक्तेश्वरानंद ने अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी। विचार के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी। अब पंकज कुमार सिंह डब्ल्यू, असद दास व अमर बोस को अग्रिम जमानत मिली है। कैंट जीआरपी टीम ने 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वाराणसी के जीआरपी पुलिस ने 4 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार चारों अभियुक्त वाराणसी के सूजाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी जीआरपी वाराणसी सुनील सिंह ने लुटेरों को विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा। क्षेत्राधिकारी जीआरपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त रेल यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को मोबाइल लूटने के शिकार बनाते थे। मोबाइल लुटेरों के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत वाराणसी आते जाते वक्त एक निश्चित स्थान पर रेल यात्री जब सेल्फी लिया करते थे, उसी वक्त लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देते थे। रेल यात्रियों के सेल्फी लेते वक्त यात्रियों के हाथ पर डंडे से प्रहार कर लुटेरे मोबाइल की लूट की घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अलग अलग कंपनियों के 9 कीमती मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी कैंट के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज काशी और चौकी इंचार्ज माधव सिंह के द्वारा और टीम के द्वारा 4 बदमाश पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा लूटे हुए और छीने हुए मोबाइल 9 बरामद हुए हैं। जिनके कब्जे से इन लोगों का तरीका है, जब यात्री ट्रेन से यात्रा करते रहते हैं तो चौका घाट या राजघाट पुल के पास में सेल्फी लेने के बहाने वो फ़ोन को बाहर निकाल के सेल्फी लेते रहते हैं। उसी समय डंडा मार के मोबाइल को छीन लेते हैं और वो उचित दामों पर इनके प्रकार में बेचते हैं। इनका कारोबार है, उससे पैसा जब पाते हैं ये तो ऐसा आराम के लिए फालतू खर्चे धोर करके अपने पूर्ति करते हैं। जो अभी पकड़ा इनका पुराना कोई इतिहास है? हाँ, ये सब जेल जा चुके हैं। ये लोग पहले भी ऐसी घटना किए हैं, जिनके पास से मोबाइल बरामद हुए थे। अक्सर ट्रेन की चोरियों की घटनाएं करते हैं। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इनकी गिरफ्तारी इनके घर से हुई है, चूँकि मोबाइल इनका चल रहा था। मोबाइल के आधार पर ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये कहाँ के? सूजाबाद के हैं और शहर के ही हैं, परास शहर के रहने वाले। टोटल कितने मोबाइल इनसे बरामद किए? 9 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 4 अभियुक्त हैं ये। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, भावराव देवरा संस्थान एवं किसान संघ के संयुक्त तत्वाधान में शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सुफलाम पृथ्वी तत्व का समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व संघ सर कार्यवाहक सुरेश जोशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व को सही राह कौन बताएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा तो ये दायित्व निभा सकता है। हम समय समय पर अपने विचार विश्व के सामने रखते हैं। वास्तव में मानव ने अपनी त्रुटिपूर्ण गतिविधियों से जड़ चेतन के समक्ष संकट खड़ा करने का कार्य किया है। आज जरूरत है उसे सही दिशा में बताने की, ताकि सभी का कल्याण हो सके। गुजरात के जगतगुरु संत ज्ञानेश्वर दास महाराज ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और जीव आधारित खेती के प्रति जागरूक करना होगा। इस मौके पर अखिल भारतीय किसान संघ के संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने 3 दिनों तक संगोष्ठी में संचालित विभिन्न सत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन आज संपन्न हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय भैया जी जोशी, पूर्व सर्व कार्यवाह राष्ट्रीय RSS, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी। गौरवाध्यक्ष हैं पूज्य ज्ञानेश्वर दास जी, प्रेरणा पीठ अहमदाबाद गुजरात से, और प्रोफेसर यशवंत सिंह जी जो डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज हैं। जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चली, जिसमें कि 5 तकनीकी सत्र थे, उसका सारांश श्री दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ ने रखा, और क्या रूपरेखा होगी जिससे कि पृथ्वी को हम लोग सजोए हुए और इसकी उत्पादकता को बरकरार रख सकते हैं। यह बहुत सारे मुद्दे आए हैं जिस पर नीति निर्धारित करना, यहाँ तक कि भूमि उपयोग के लिए हमारे पास कोई ठोस नियम नहीं है, जिससे कि उसके उपयोग पर कोई बंदिश नहीं लगती, इसकी भी चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से इसके जो संस्तुतियाँ होंगी वो केंद्र, राज्य सरकार तथा वैज्ञानिकों के लिए भी एक रूपरेखा तैयार करेगी। बीएचयू भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। बीएचयू में भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के जन्मदिवस के अवसर पर 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की स्थिति और उनकी मुक्ति का रास्ता विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। हिंदी विभाग बीएचयू की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका सोनकर ने अकादमी जगत में जाति और जेंडर का प्रभाव विषय पर अपना वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव समानता की बुनियाद पर ही हो सकती है। किसी भी ऊंच नीच की सोच के साथ हम कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। हम लोग की भगत सिंह छात्र मोर्चा इस पहले नए साल में सावित्रीबाई फुले का जो जयंती था 3 जनवरी को, और जो 9 जनवरी को फातिमा शेख का जयंती है, दोनों को हम लोग मिलाकर एक साथ आज मना रहे हैं। क्योंकि 3 जनवरी को कैंपस में बच्चे नहीं थे तो हम लोग उस दिन नहीं मनाए, दोनों को एक साथ मिलाकर आज हम लोग मना रहे हैं। आज के दौर में हम लोग देख सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के योगदानों को लोग भुला दे रहे हैं। उनका क्या योगदान था महिला शिक्षा के क्षेत्र में और दलितों के शिक्षा के उत्थान के लिए, लोग उनको एकदम से भुला दे रहे हैं। तो हम लोग उसी चीज़ को याद करने के लिए कि उस समय किस प्रकार से सिर्फ पढ़ने का जो अधिकार था कुछ वर्ग के लोगों को था, चाहे वो ब्राह्मण हो गए या अपर कास्ट के लोग थे, जो दलित हो गए और महिलाएं थे, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो किस प्रकार से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले अपना स्कूल खोले थे और उनके साथ साथ फातिमा शेख का क्या योगदान था, इसके लिए हम लोग बाहर से कुछ वक्ता को बुलाए हैं। रूपरेखा वर्मा मैम है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रह चुकी है, वो आई है। और उसके बाद हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के बीएचयू की प्रियंका सोनकर मैम है, वो अपनी बात रख दी है और रूपरेखा मैम अपना बात रखेंगी। और उसके बाद हम लोग साइना रिजवी मैम को बुलाए जो काशी विद्यापीठ की रिटायर्ड प्रोफेसर है, तो नहीं आ सकी है क्योंकि उनका तबीयत कुछ ख़राब था। इसके लिए अपना वीडियो क्लिप भेज दिए और उस चीज़ को हम लोग दिखाएंगे लोगों को। और कुछ सांस्कृतिक अनुष्ठान होंगे, गीत गाने होंगे, वो विशेषकर महिलाओं के मुद्दे पर आधारित होंगे और दलितों की क्या वर्तमान में स्थिति है, क्या सच में जो अधिकार हमारे समाज में उच्च वर्ग के लोगों को मिल पाया वो अधिकार अभी भी उन्हें मिल पाया है कि नहीं मिल पाया, सभी पर बात होंगी। और कुछ सांस्कृतिक अनुष्ठान होंगे उसी से संबंधित होंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
संकष्टी गणेश चतुर्थी पर माताओं ने पुत्र की दीर्घायु की कामना के साथ रखा निर्जल उपवास। शहर के गणेश मंदिरों में भक्तों ने लगाई हाजिरी। ज्ञानवापी मामले में कंडोलेंस के चलते नहीं हुई सुनवाई। काशी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी तय करने वाला गंगा विलास क्रूज पहुंचा वाराणसी। और प्रतिबंधित चाइनीज मंजे की बिक्री पर रोक की मांग को लेकर सुबह बनारस क्लब के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।